दोस्त ऐसे जो पापा की परियों में खोने ना दे, दोस्त ऐसे जो पापा की परियों में खोने ना दे, और लक्ष्य ऐसा जो रात में सोने ना दे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चाहर कैरियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, कैरियर बनाओ जो टीम है वो आपके लिए सीआरपीएफ के लिए जो एमसीक्यू सीरीज बैच लेके आई है, एज ए रैपिड रिवीजन बैच अपना चल रहा है। उसी कड़ी में आपकी 4 नंबर क्लास है। देखो देखो, गलती नींद की नहीं है जो आती नहीं है, गलती नींद की नहीं है जो आती नहीं है, गलती तो उन सपनों की है जो रात को अपन को सोने नहीं देते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका एटमॉस्फियर कैसा है, आपके आसपास आपका माहौल कैसा है। यदि आपका फ्रेंड सर्किल है वो पॉजिटिव है आपके प्रति, यदि आपके आसपास पॉजिटिव आपके साथ लोग रहेंगे तो आपका जो माइंड है वो भी पॉजिटिव काम करेगा। यदि आप की है साथ यदि नेगेटिव लोग ज़्यादा रहते हैं तो आपका माइंड भी उसी तरीके से काम करेगा कि देखो, जैसे कि आप पढ़ने बैठते हो, दूसरा दोस्त आता नहीं, थोड़ी देर बाद में पढ़ते हैं, चलिए अब थोड़ी देर घूम के आते हैं, तो देखो जैसे आप सोचोगे वैसे ही आप बन जाओगे। तो अच्छे से मेहनत करो, थोड़े से दिन की बात है, 30-40 दिन की अच्छे से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। आराम से मेहनत करो, जम के क्लासें आपकी देखो, दिन में थ्योरी पढ़ा करो, शाम को 7 बजे से आपकी हिंदी की क्लास आ रही है रोज एमसीक्यू वाली, फिर 8 बजे से मैथ वाली आ रही है, 9 बजे से जीके वाली आ रही है। तो लगातार ये शाम वाली क्लास है, ये लेते रहो, दिन में थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो अच्छे से। पहले भी मैंने बताया, देखो जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे किसी भी टॉपिक के, आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो देखिए, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज 4 नंबर क्लास है आज आपकी। तो क्वेश्चन देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है। महेंद्र जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या है। पहला क्वेश्चन आपका संधि का है। देखो, संधि का जो बेसिक था वो मैंने पहले वाला जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो आपका, उसमें मैंने उसका बेसिक बता दिया है। देखो, संधि के क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। पहला आपका ऑप्शन है महो प्लस इंद्र, दूसरा आपका ऑप्शन है महे प्लस इंद्र, तीसरा आपका ऑप्शन है महा प्लस इंद्र, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आंसर फटाफट। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। देखिए, महेंद्र जो शब्द है, मैंने आपको पहले बताया था एक मात्रा से टूटना। सबसे पहले तो आपको शब्द है वो बोल के देखना है, दूसरी बात आपको मूल शब्द ढूंढना है। तो महेंद्र में मूल शब्द क्या है, महेंद्र में मूल शब्द क्या है, इंद्र। इंद्र मूल शब्द है, एक मात्रा से टूट रहा है, शब्द को बोल रहे हैं तब पता चल रहा है महेंद्र। इंद्र मतलब इंद्र मूल शब्द है, और एक मात्रा से टूट रहा है, तो संधि तो बिना सोचे समझे आपको कौन सी संधि करनी है, गुण संधि। संधि का नाम पूछे तो गुण संधि करनी है। यदि संधि का विखंडन पूछे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्ड को बोल के देखेंगे, फिर उसमें प्लस के बाद जो भी मूल शब्द है वो लिख देंगे, और इस तरफ क्या आ जाएगा, महा। तो देखिए, महा प्लस इंद्र यानी कि आ प्लस ई बराबर ए, और संधि कौन सी हो गई, गुण संधि। तो महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस इंद्र। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, कई बार जोश जोश में ऐसे देखते हैं इजी क्वेश्चन है और अपन पहले ही ऑप्शन को लगा देते हैं। देखें, इतना पढ़ लेते हैं वर्दी संधि का, ये नहीं पढ़ते हैं कि ये पूछा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले ये लगा देते हैं। तो देखिए, पहले ऑप्शन पढ़ो, ढंग से क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन को देखो कौन से ऐसे ऑप्शन है जो आपको बिना देखे ऐसे कट रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। आपका आधा काम उधर ही पूरा हो जाएगा। 50-50 जो ऑप्शन है, 2 ऑप्शन बचते हैं, उनमें आंसर होते हैं। कई बार क्या होता है, अपन उलझ जाते हैं ऑप्शन के अंदर ही। देखो, चारों में से 2 तो ऑटोमेटिक हट जाएंगे, 2 में आपका आंसर होगा। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो वर्दी संधि का उदाहरण है। 2 जो स्वर हैं उनके मिलान से जो वर्दी होती है वो क्या होती है, वर्दी संधि। तो पहला आपका वर्ड है, देखिए सदैव। सदैव जो शब्द है, सदैव शब्द के संधि विच्छेद की बात करें तो सदा प्लस ए हो जाएगा, आ प्लस ए बराबर आई, यानी कि ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि वर्दी संधि का उदाहरण है। दूसरे वर्ड की बात करते हैं, परमोदार्य। परमोदार्य जो शब्द है, परमोदार्य शब्द में मूल शब्द क्या होगा, बोल के देखिए, परमोदार्य यानी कि उद्दार्य। शब्द में मूल शब्द क्या होगा, उद्दार्य। टूट रहा कहाँ से है,
एक मात्रा से टूटना मतलब गुण संधि। और इसमें देखो उद्गार ये है वो मूल शब्द हो जाएगा, प्लस से पहले लिख दीजिए परम, ए प्लस उ बराबर ओ, ए प्लस उ बराबर ओ, यानी संधि कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई। देखिए ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट है। तीसरा आपका ऑप्शन है गुरुपदेश। गुरुपदेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गुरु प्लस उपदेश। मूल शब्द क्या है, उपदेश, और पहले क्या आ जाएगा प्लस से गुरु। देखिए अगला आपका ऑप्शन है जलोग। जलोग में भी यही है, वर्धी संधि है, जल प्लस ओग। वर्ड को बोल के देखिए, सबसे पहले उसमें मूल शब्द निकालिए और जो भी बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए और उसमें क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। जिस भी स्थान पे परिवर्तन हो रहा है, जैसे स्वर के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो स्वर संधि कर देना। स्वर संधि के जो अलग अलग पार्ट हैं आपके, उनमें से देखो एक मात्रा से टूट रहा है गुण संधि, य वर से टूट रहा है यण संधि, अय आय अव और आव से यदि टूट रहा है तो अयादि संधि। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है महर्षि, दूसरा आपका ऑप्शन है दैत्यारी, तीसरा आपका ऑप्शन है सूर्योदय और चौथा आपका ऑप्शन है देवेंद्र। आंसर बताइए फटाफट। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है महर्षि। महर्षि के अगर संधि विच्छेद की बात करें तो देखिए महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। दीर्घ संधि पूछी है, देखिए दीर्घ संधि का क्या अर्थ होता है, समान स्वर जहां मिलते हैं वहां क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। तो देखिए यहाँ समान नहीं मिल रही है, आ प्लस री बराबर क्या हो रहा है, अर हो रहा है। अर मतलब दीर्घ संधि तो नहीं है। दूसरा आपका ऑप्शन है दैत्यारी। दैत्यारी शब्द की बात करें, संधि विच्छेद की बात करें तो दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि, यानी कि ए प्लस ए बराबर आ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला आपका ऑप्शन है देखिए सूर्योदय। सूर्योदय जो शब्द है उसमें मूल शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा, और बाकी का जो बचता है वो प्लस से पहले लिख देंगे। तो देखिए एक मात्रा से टूट रहा मतलब गुण संधि हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है देवेंद्र। देखिए देवेंद्र शब्द को बोल के देखिए, इसमें मूल शब्द क्या है, इंद्र, तो प्लस के बाद में क्या लिख देंगे, इंद्र, और प्लस के पहले जो बचता है वो लिख देते हैं। देखिए ए प्लस ई बराबर ए, यानी संधि कौन सी हो गई, एक मात्रा से टूट रहा मतलब गुण संधि। तो निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। वैसे तो देखिए ये चारों जो ऑप्शन है वो स्वर संधि के उदाहरण है, और यदि वैसे पूछे दीर्घ संधि तो दीर्घ संधि कौन से में है, दैत्यारी में। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। पहला आपका ऑप्शन है उत्तार, दूसरा आपका ऑप्शन है उद्धार, तीसरा आपका ऑप्शन है उद्धार और 4 नंबर आपका ऑप्शन है आहार। तो बताइए आंसर। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। पहला आपका ऑप्शन है उत्तार, दूसरा आपका ऑप्शन है उद्धार, तीसरा आपका ऑप्शन है उद्धार और 4 नंबर आपका ऑप्शन है आहार। तो देखिए उत प्लस हार कौन सा शब्द बनेगा, उद्धार, और इसमें देखो संधि पूछे तो तय के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है। तय का क्या हो रहा है, देखिए तय का दय हो रहा है। उत प्लस हार, उत प्लस हार यानी उद्धार, तय का हो रहा है दय, यानी कि क्या परिवर्तित हो रहा है, व्यंजन। तो व्यंजन परिवर्तन हो रहा है मतलब संधि। संधि यानी क्या होता है, परिवर्तन। जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पे किसके स्थान पे परिवर्तन हुआ, व्यंजन के स्थान पे, तो संधि व्यंजन संधि। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है। पहला आपका ऑप्शन है पर्या प्लस वर्ण, दूसरा आपका ऑप्शन है परिधि प्लस आवरण, तीसरा आपका ऑप्शन है परिध प्लस आवरण और 4 नंबर आपका ऑप्शन है परि प्लस आवरण। तो आंसर बताइए, संधि का क्वेश्चन है, देखिए आंसर बताइए फटाफट।
चलो पर्यावरण शब्द की बात करें, पर्यावरण शब्द की बात करें तो देखिए ऑप्शन कैसे काटोगे। सबसे पहले तो आप, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने बोला था आप शब्द को बोल के देखो, पर्यावरण। पर्यावरण को जब बोलते हैं तो मूल शब्द क्या निकलता है, साफ साफ दिखता है, देखो बोलते हैं तब तो पर्यावरण यानी कि आवरण। तो पहला ऑप्शन है उसमें देखो मूल शब्द क्या दे रखा है, वर्ण, यानी कि पहला तो आपका गलत हो गया। अब देखो कई बार होता है 3 ऑप्शनों में सेम आ जाते हैं मूल शब्द, 3 ऑप्शनों में सेम आ जाते हैं। देखो इसमें है आवरण, तीसरे में भी है आवरण और 4 नंबर में भी है आवरण, यानी कि पहला आपका ऑप्शन कट गया, बच्चे आपके 3। करोगे कैसे, सबसे पहले आप मूल शब्द लिखो आवरण, आवरण लिख दिया। अब देखो प्लस से पहले की बात करते हैं, जो 2 नंबर ऑप्शन है उसमें देखो लिख रखा है प्लस से पहले परिधि। परिधि शब्द है वो क्या पर्यावरण से रिलेटेड है। एक बार देखिए आप ऑप्शन को शब्द से मिलाइए, परिधि धी लाए कहां से आप, ये उसमें देखो जो शब्द होता है उसी से अपन निकाल के है वो खंडन करते हैं, अलग से अपन कहीं से भी कोई वर्ड नहीं उठा सकते। देखिए पर्यावरण है उसमें परिधि का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया, दूसरा भी। तीसरा आपका ऑप्शन है देखो मूल शब्द तो सही है आपका आवरण, लेकिन परिध कहाँ से लाए, धै तो यहाँ पे देखो देखने को ही नहीं है, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन वैसे कट जाएंगे। यदि आपको इसका आंसर भी नहीं आ रहा है ना तो भी आप सही कर दोगे। कैसे, पहला तो मूल शब्द से कर दोगे, दूसरे देखो प्लस से पहले वाले जो दोनों वर्ड है वो गलत है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस आवरण। यदि देखो पर्यावरण शब्द में उपसर्ग की बात करें तो परि प्लस आ प्लस वर्ण। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग कितने हैं, 2। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2 उपसर्गों वाला शब्द कौन सा है, कौन सा जो शब्द है उसमें 2 उपसर्ग हैं, तो पर्यावरण में परि है और आ है और मूल शब्द क्या बच जाएगा, वर्ण। तो देखिए इसका ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश का एक शब्द है। उर्वरा जो शब्द है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है ऊसर भूमि, दूसरा आपका ऑप्शन है समतल भूमि, तीसरा आपका ऑप्शन है बंजर भूमि और 4 नंबर आपका ऑप्शन है उपजाऊ भूमि। तो आंसर बताइए, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश का एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है ऊसर भूमि, दूसरा आपका ऑप्शन है समतल भूमि, तीसरा आपका ऑप्शन है बंजर भूमि और 4 नंबर आपका ऑप्शन है उपजाऊ भूमि। तो देखिए उर्वरा जो शब्द है, उर्वरा का अर्थ होता है उपजाऊ भूमि, उर्वरा का अर्थ होता है उपजाऊ भूमि, और उर्वरा के यदि विलोम की बात करें तो क्या होता है, ऊसर, यानी कि अनुपजाऊ, यानी कि अनुपजाऊ भूमि। देखिए उर्वरा का वाक्यांश के लिए एक शब्द है उपजाऊ भूमि और यदि विलोम पूछे उर्वरा का तो क्या हो जाएगा, ऊसर भूमि। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। पहला आपका ऑप्शन है इन, दूसरा आपका ऑप्शन है बे, तीसरा आपका ऑप्शन है बेइन और 4 नंबर आपका ऑप्शन है बेई। बताइए आंसर बताइए फटाफट। देखिए उपसर्ग कहते किसे हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, उपसर्ग। बात करें उपसर्ग के विलोम की तो उपसर्ग का विलोम प्रत्यय नहीं होता, ये ध्यान रखना है। उपसर्ग का जो विलोम है वो प्रत्यय नहीं होता है। क्या होता है उपसर्ग का विलोम, उपसर्ग का विलोम होता है परसर्ग। उपसर्ग का विलोम क्या होता है, परसर्ग। तो देखिए आपका क्वेश्चन है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है इन। अब देखो कई बार वही बात है, देखो पहले तो आपको ऑप्शन हटाने आने चाहिए कि कौन सा ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही इससे रिलेटेड नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है इन, तो इनका तो यहाँ से कोई मेल नहीं है। बेइंसाफी शब्द, बेइंसाफी शब्द है, उपसर्ग मतलब पूर्व में जुड़ेंगे तो लास्ट वालों का तो कोई रोल नहीं है। अब अगला आपका ऑप्शन है बे, बे जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। देखिए बे प्लस इंसाफी, बे प्लस इंसाफी बराबर बेइंसाफी, तो बे आपका उपसर्ग आ जाएगा। बे जो उपसर्ग है वो आपका
उर्दू भाषा का उपसर्ग है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार पूछ लेते हैं विदेशी उपसर्ग का नाम, तो बे है वो उर्दू भाषा का उपसर्ग है। अगला देखिए बेइन, बेइन भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है। क्यों? यदि आप देखिए बेइन खंडन करके देखिए, यदि बेइन आप निकाल लेते हैं तो साफी बचता है मूल शब्द, और साफी है वो कोई मूल शब्द नहीं होता है। इनका इससे कोई रोल नहीं है। बे है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा आपका बेइन है। बेइन अगर लिख लेते हैं आप, खंडन करके देखिए कोई भी शब्द का, उसको बोल के देखिए, उसका खंडन करके देखिए, तो बेइन है वो इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तीसरा आपका देखिए बेई, सबसे पहले तो देखिए बेइंसाफी में ई है वो छोटा है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में आपके लिख रखा है बड़ा ई, तो बड़ा ई है मतलब ये भी नहीं होगा। अगर बाय द वे अपन लिख भी ले बेई, तो देखिए साफी कोई मूल शब्द नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। मतलब आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है व्याकरण विशेषज्ञ, दूसरा आपका ऑप्शन है व्याकरण पंडित, तीसरा आपका ऑप्शन है व्याकरण, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है व्याकरण ज्ञाता। आंसर बताइए। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है व्याकरण विशेषज्ञ, दूसरा आपका ऑप्शन है व्याकरण पंडित, तीसरा आपका ऑप्शन है व्याकरण, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है व्याकरण ज्ञाता। तो देखिए आंसर आपका होगा सी। व्याकरण को जो जानने वाला है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। शब्द का ध्यान रखना है, देखो डबल मात्रा आएगी वे पे, और व्याकरण यानी कि व्याकरण। अगला आपका क्वेश्चन है, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है अद्भुत, दूसरा आपका ऑप्शन है अनुपम, तीसरा आपका ऑप्शन है अपूर्व, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है अभूतपूर्व। बताइए आंसर। जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है अद्भुत, दूसरा आपका ऑप्शन है अनुपम, तीसरा आपका ऑप्शन है अपूर्व, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है अभूतपूर्व। देखिए ओम शांति ओम का एक डायलॉग है, देखो, जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत किसे है? क्या? जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत किसे है? जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही न हो, तो जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा न हो। कई लोग कहते हैं कि नहीं तेरे से नहीं होगा, कई लोग हैं वो पंडित के पास ज्योतिष के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये तो नौकरी लगेगा ही नहीं, इसके तो उसमें भाग्य में ही नहीं है नौकरी। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छे से मेहनत करो, जम के मेहनत करो। सक्सेस है वो सक्सेस वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। देखो मेन बात होती है, आप जब तक फेलियर को अटेंशन नहीं देते, जब तक आप फेलियर को अटेंशन नहीं देते तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। अच्छे से मेहनत करो जम के। 30-40 दिन की बात है, 30-40 दिन यदि आप जम के मेहनत कर लोगे, सारी मोह माया त्याग के, सारी जो मोह माया है आपकी, जैसे फोन की लत है, घूमने की लत है, मूवी देखने की है, जो भी लत है आप 30 दिन के लिए त्याग दो और अच्छे से मेहनत करो। सिलेक्शन हो जाएगा तब सब देखो वही लोग आपको बोलेंगे कि मुझे तो पहले ही पता था ये तो कर लेगा। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अभूतपूर्व। जो पहले न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। अद्भुत क्या होता है? विचित्र। अद्भुत क्या होता है? विचित्र। अनुपम क्या होता है? जिसकी उपमा नहीं की जा सके। और अपूर्व क्या होता है? जो पहले घटित हुआ हो। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? पहला आपका ऑप्शन है विनाश, दूसरा आपका ऑप्शन है इतिश्री, तीसरा आपका ऑप्शन है श्री राधा, 4 नंबर आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आंसर। श्री गणेश का विलोम शब्द है, पहला आपका ऑप्शन है विनाश, दूसरा आपका ऑप्शन है इतिश्री, तीसरा आपका ऑप्शन है श्री राधा, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्री गणेश अपन ऐसे भी बोलते हैं ना, श्री गणेश करना यानी कि किसी भी चीज की शुरुआत करना। श्री गणेश यानी शुरुआत।
श्री गणेश यानी होता है किसी भी चीज की स्टार्टिंग करना, यानी कि शुरुआत करना। और इसके विलोम की बात करें तो विलोम होता है इतिश्री। इतिश्री यानी होता है समाप्ति। तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? इतिश्री। अगला आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ देती है? इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द है, कौन सा विपरीतार्थक शब्द है वो पतझड़ का अर्थ देता है? पहला आपका ऑप्शन है बसंत, दूसरा आपका ऑप्शन है शीतल, तीसरा आपका ऑप्शन है सर्दी, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है विस्तार। देखिए आपके एग्जाम का लेवल देखा गया है, इस एग्जाम में वही क्वेश्चन ज्यादा लिए गए हैं जो आपकी जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से, कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसा क्या आपकी एग्जाम का लेवल है। इस एग्जाम में जो स्पेशली है वो ये बैच आपका सीआरपीएफ के लिए है। इनके अलावा बाकी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जैसे एसआई में हिंदी आती है, एसआई में बहुत अच्छे लेवल की हिंदी आती है, उसके लिए आपकी अलग से क्लास हो जाएंगी। ये है वो स्पेशल सीआरपीएफ के लिए है, उसमें यही लेवल है वो रहता है क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए गए हैं। देखिए ये भी आपका है क्वेश्चन, वो एग्जाम में पूछा हुआ है पहले से। देखिए इनमें से कौन सा जो विपरीतार्थक शब्द है वो पतझड़ का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट है, बसंत। बसंत ऋतु में है जो पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो झड़ने लग जाते हैं। तो देखिए बसंत पंचमी आती है ना अपने, बसंत पतझड़ वाली ऋतु में ही बसंत पंचमी आती है। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से जो कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अशुद्ध शब्द पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है कलश, दूसरा आपका ऑप्शन है पुण्य, तीसरा आपका ऑप्शन है प्रोज्वल, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है कल्याण। तो आंसर बताइए फटाफट, इनमें से कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है? देखिए कलश है वो आपका बिल्कुल राइट लिखा गया है, कलश शब्द बिल्कुल सही है। दूसरा आपका ऑप्शन है पुण्य। देखिए पुण्य जो शब्द है उसमें पू की मात्रा है वो छोटी आती है, पुण्य शब्द में पू की मात्रा छोटी आती है। देखिए इसके अलावा देखो एक पूज्य शब्द आता है, उसमें आपकी मात्रा है पू की वो बड़ी आती है। अब देखो एक होता है पुण्य, एक होता है पूज्य, इसके अलावा एक शब्द होता है पूजनीय। पूजनीय ये दोनों आपको ध्यान रखने। देखिए पूज्य अगर अपन अकेला लिखेंगे तो जय आपका आधा आएगा, और यदि पूजनीय लिखेंगे तो जय आपका पूरा आएगा। इनके अलावा आगे है देखिए प्रोज्वल। प्रोज्वल शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल राइट है। प्रोज्वल शब्द को आप बोल के देखिए, प्रोज्वल ध्वनि किसकी आ रही है? उज्जवल की। तो सबसे पहले तो आपको उज्जवल शब्द आना चाहिए। यदि आपको उज्जवल शब्द लिखना आ रहा है तो प्रोज्वल आपको ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। उज्जवल जो शब्द है उसमें जय है वो डबल आते हैं और दोनों आधे आते हैं, तो उज्जवल। प्रोज्वल में क्या आएगा? उज्जवल, और प्लस से पहले क्या आ जाएगा? प्रय। प्रय प्लस उज्जवल बराबर प्रोज्वल। संधि एक मात्रा से टूट रहा मतलब गुण संधि, और शब्द क्या हो जाएगा? प्रोज्वल। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कल्याण, ये भी बिल्कुल राइट है। तो पूछा क्या है? अशुद्ध शब्द। अशुद्ध आपका हो जाएगा पुण्य। इनके अलावा देखो और शब्दों की बात करते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक तो आता है त्योहार शब्द, बहुत बार अपन गलती करते हैं, त्योहार में अपन डबल मात्रा लिख देते हैं। देखिए डबल मात्रा नहीं आती है, त्योहार जो शब्द है उसमें एक मात्रा आती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसके अलावा कल मैंने 2-3 वर्ड बताए थे, वो भी बहुत फेमस वर्ड है, वो भी आपको याद रखने हैं, बार बार एग्जामिनर वो पूछता है। एक है आपका अभ्यारण्य, इनके अलावा एक मैंने बताया था आपको मिष्टान, एक बताया था आपका मिष्टान, एक बता रही हूँ आपको नुपुर शब्द है, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके अलावा देखो अपन लिखते हैं श्राप। श्राप शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से गलत है, श्राप का सही क्या होगा? शाप। श्राप का सही शब्द क्या होगा? शाप। इनके अलावा देखो मैंने आपको कल बताया था एक स्वादिष्ट, स्वादिष्ट ठे आता है, स्वादिष्ट और गरिष्ठ, इन दोनों में अंत में क्या आता है? ठे आता है। और अभिष्ट और विशिष्ट बताए थे, उनमें क्या आता है? टे आता है। अभिष्ट और विशिष्ट, अभिष्ट में ध्यान रखना है भी की मात्रा बड़ी आती है। इनके अलावा देखो बारात नहीं होता है, बारात नहीं होता है, क्या होता है? बारात होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। इनके अलावा एक शब्द है आपका श्रृंगार, जो आप बहुत बार गलत लिखते हो और एग्जामिनर बार बार यही पूछता रहता है।
श्रृंगार आप ऐसे लिखते हो, ऐसे वाला श्रृंगार है वो गलत है। वर्तनी की दृष्टि से श्रृंगार जो शब्द है वो ये वाला सही है। तो देखिए कौन से शब्द हो गए आपके। पुण्य जो शब्द है उसमें पू की मात्रा छोटी आती है, पूज्य जो शब्द है उसमें पू की मात्रा बड़ी आती है, उसमें जय आधा आता है। इसके अलावा पूजनीय जो शब्द है उसमें जय है वो पूरा आता है। नूपुर शब्द में नू बड़ा और पू छोटा आता है। इसके अलावा अभ्यारण्य में भय है वो पूरा आता है। अभीष्ट में भी बड़ा और अंत में ट आता है। विशिष्ट में देखो ठ ने आके ट आता है। इसके अलावा श्राप में श्राप नहीं होता, क्या होता है, साप होता है। प्रोज्वल की बात करें तो प्रोज्वल में जय है वो डबल आते हैं। कैसे, मैंने अभी भी बोला आपको कि शब्द है कोई भी उसमें आपको मूल शब्द निकालना आना चाहिए। प्रोज्वल में मूल शब्द आपका उज्जवल, तो उज्जवल में दोनों जय है वो आपके आधे आते हैं। इसके अलावा बारात नहीं होता, बरात होता है। बारात होता है जो आपके शादियों में होती है बारात। इसके अलावा जो बारात होता है, बारात जो वर्ड लिखते हो आप वो बिल्कुल गलत है। उसका अर्थ होता है शव यात्रा, उसका अर्थ होता है शव यात्रा। ये बिल्कुल उल्टा अर्थ निकाल देते हो आप, आगे से ध्यान रखना। बारात नहीं होता, क्या होता है, बारात। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म शब्द है वो गलत है। इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है। पहला आपका ऑप्शन है नशा जिसका अर्थ है मद। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है निशान जिसका अर्थ है चिन्ह। तीसरा आपका ऑप्शन है नगर जिसका अर्थ है शहर। और 4 नंबर आपका ऑप्शन है नारी जिसका अर्थ है स्त्री। तो आंसर बताइए फटाफट, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो गलत है। पहला आपका ऑप्शन है नशा जिसका अर्थ है मद। दूसरा है निशान जिसका अर्थ है चिन्ह। तो देखिए नशा जो शब्द है उसका अर्थ है वो बिल्कुल राइट है, मद होता है, किसी भी चीज का नशा होता है। दूसरा आपका ऑप्शन है निशान, निशान का अर्थ चिन्ह दे रखा है जो गलत है। देखिए एक होता है निशान जो इस ऑप्शन में दे रखा है वो अर्थ होता है इस निशान का। 2 निशान होते हैं, एक तो सड़क वाला से होता है, दूसरा घुंडी वाला से। निशान है इसका अर्थ चिन्ह न होके क्या होता है, झंडा होता है, पताका होता है। जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है वो निशान न होके निशान है, क्या है, निशान है। तो इस निशान का अर्थ होता है झंडा और इस निशान का अर्थ होता है चिन्ह, जो अभी आपने लिख रखा अपने ऑप्शन में। तो देखिए दूसरा आपका ऑप्शन है वो गलत है। कैसे, इस निशान का अर्थ होता है झंडा और ये चिन्ह इस निशान का अर्थ होता है। अगला आपका ऑप्शन है नगर, नगर का अर्थ है शहर, होता है ना नगर और ग्राम, ग्राम का अर्थ होता है गांव और नगर का अर्थ होता है शहर। अगला है नारी, नारी का अर्थ है स्त्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिरतोड़ में कौन सा समास है। सिरतोड़ जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। पहला आपका ऑप्शन है करण तत्पुरुष समास। दूसरा आपका ऑप्शन है अपादान तत्पुरुष समास। तीसरा आपका ऑप्शन है संप्रदान तत्पुरुष समास। और 4 नंबर आपका ऑप्शन है कर्म तत्पुरुष समास। तो बताइए सिरतोड़ में कौन सा समास है। देखिए तत्पुरुष समास है। वैसे तो देखो इन चारों में ही तत्पुरुष समास है। देखिए कल मैंने आपको बताया था समास है, समास के आपको पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार बताए थे मैंने। और जो द्विगु और जो कर्मधारय समास है, द्विगु प्लस कर्मधारय जो समास है वो दोनों तत्पुरुष के ही भेद हैं, दोनों तत्पुरुष के ही भेद हैं। और तत्पुरुष जो समास है उसी को क्या कहते हैं, कारकीय तत्पुरुष समास, कारकीय तत्पुरुष समास। अपने हिंदी में कारकों की संख्या होती है 8, लेकिन विभक्ति कितनी होती है 7, और समास के साथ कितनी यूज की जाती है 6। ये भी कई बार ध्यान क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान में रखना आपको। समास है विभक्ति कितनी होती है, कारक होते हैं 8, विभक्ति होती है 7, और समास के साथ कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है, कारक चिन्हों का 6 का। देखिए कौन से का। आपके कारकों की बात करें तो पहला आपका है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की
और अधिकरण में पर, अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। कई बार कारक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कारकों की विभक्ति से भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है, विभक्ति 8 होती है, कारक चिन्ह 7 होते हैं, समास के साथ 6 का यूज होता है। तो देखिए यहाँ आपको पूछा है सिरतोड़ में कौन सा समास है, सिरतोड़ में कौन सा समास है। देखिए कर्ता कारक और होता है संबोधन कारक, इन दोनों का समास के साथ यूज नहीं होता है, बाकी के जो 6 हैं उनका समास के साथ यूज होता है। तो सिरतोड़ में देखिए सिरतोड़ के समास विग्रह की बात करते हैं। सिरतोड़ जो शब्द है उसका समास विग्रह होगा सिर को तोड़ने वाला। विभक्ति कौन सी हो गई, को विभक्ति मीन्स कर्म कारक। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। सिरतोड़ में कर्म तत्पुरुष समास है। अगला आपका क्वेश्चन है, जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए पहला आपका ऑप्शन है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। दूसरा आपका ऑप्शन है दूसरों के कष्ट को अनुभव करना। तीसरा आपका ऑप्शन है कठोर होना। और 4 नंबर आपका ऑप्शन है दयालु होना। तो बताइए आंसर फटाफट। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखिए इस लोकोक्ति का अर्थ है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जाके पाँव न फटे बिवाई, जिसके काटा ही नहीं वो लगेगा उसको दर्द का पता कैसे चलेगा। उसी प्रकार से जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, इसका मुहावरे का लोकोक्ति का अर्थ क्या है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अगला आपका क्वेश्चन है, जस दूल्हा तन बनी बारात, जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है सभी साथी एक जैसे। दूसरा आपका ऑप्शन है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। तीसरा आपका ऑप्शन है बेढंगा होना। 4 नंबर आपका ऑप्शन है सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो बताइए आंसर। जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ है, देखिए आपका आंसर होगा पहला सभी साथी एक ही जैसे, सभी साथी एक ही जैसे, क्योंकि इनका देखो इन तीनों ऑप्शनों का इससे कोई रिलेशन नहीं है। संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, हाँ ये कहावत होती है कि संगठन में ही शक्ति होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा। इसका अर्थ होगा सभी साथी एक ही जैसे होना, यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है बह, दूसरा आपका ऑप्शन है आवा, तीसरा आपका ऑप्शन है आओ और चौथा आपका ऑप्शन है हाउ। तो सबसे पहले तो प्रत्यय कहते किसे हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अब ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्यय है वो उपसर्ग का विलोम नहीं है, प्रत्यय है वो उपसर्ग का विलोम नहीं है। उपसर्ग का विलोम क्या होता है, परसर्ग। संधि का बताया था मैंने अभी अभी आपको, कल भी बताया था। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं क्योंकि अपन सीधी गलती करते हैं। संधि का क्या करते हैं, विच्छेद। तो संधि का विच्छेद नहीं होता है, संधि का क्या होता है, विग्रह। उपसर्ग का परसर्ग और समास का व्यास। समास का आपका होता है व्यास। तो देखिए क्वेश्चन क्या आपका, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है बह, तो बह तो वैसे कट गया। देखो आधे ऑप्शन है वो आपको ऐसे ही कटेंगे आपके। पहला ऑप्शन है बह, तो बह पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय है वो शब्द के पूर्व में जुड़ता है या बाद में। तो बह आपके आता है, बह लोगे तो बह प्लस आओ। अब आओ तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पे प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय आपने बता दिया बह, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरा आपका ऑप्शन है आवा, तो बहाव शब्द है ना कि बहावा, तो ये ऑप्शन भी आपका वैसे कट गया। तीसरा आपका ऑप्शन है बहाव, बहाव में दे रखा है आओ, ये आप ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट है। कैसे देखिए खंडन देखिए इसका, आओ आपका प्रत्यय दे रखा है और प्लस से पहले आ जाएगा आपका बह, तो बह प्लस आओ बराबर बहाव। 4 नंबर आपका ऑप्शन है हाव, तो हाव नाम का हिंदी में कोई उपसर्ग नहीं होता है।
तो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। अगला आपका क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला आपका ऑप्शन है लाभदायक, दूसरा आपका ऑप्शन है अपनापन, तीसरा आपका ऑप्शन है उपकार और 4 नंबर आपका ऑप्शन है पढ़ाई। तो बताइए आंसर फटाफट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, आपको उपसर्ग पूछा है या कि पढ़ते, तो उपसर्ग पूछा है यानी कि शब्द के पहले लगेगा। तो देखिए लाभदायक शब्द है, लाभदायक शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा है आपका अपनापन, अपनापन में भी कोई उपसर्ग नहीं है। तीसरा आपका शब्द है उपकार, उपकार शब्द की बात करें तो इसमें उपसर्ग होगा आपका उप, उप प्लस कार बराबर उपकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। 4 नंबर आपका ऑप्शन है पढ़ाई, तो पढ़ाई भी क्या है, रूढ़ शब्द है, पढ़ाई रूढ़ शब्द है, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है? ये क्वेश्चन आपका संज्ञा से लिया गया है। कौन सा जो शब्द है वो आपका समूहवाचक संज्ञा है? पहला आपका ऑप्शन है सभा, दूसरा आपका ऑप्शन है मिठास, तीसरा आपका ऑप्शन है सोना और 4 नंबर आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आंसर, बताइए इनमें से कौन सा शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है? देखिए थोड़ी सी बात करते हैं, खेल जो शब्द है, खेल शब्द है उसमें आपकी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे खेलों को एक साथ शामिल किया जाता है, लेकिन यदि किसी खेल विशेष का नाम आता है तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इनमें क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनके अलावा मिठास शब्द है, अगला आपका ऑप्शन है मिठास, मिठास जो शब्द है मिठास में आपकी भाववाचक संज्ञा है, मिठास में आपकी भाववाचक संज्ञा है। देखो खेल में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन किसी खेल विशेष का नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से मिठास जो शब्द है उसमें भाववाचक संज्ञा है, और मिठाई, मिठाई जो शब्द है, मिठाई शब्द में आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी, मिठाई शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यदि किसी मिठाई विशेष का नाम होगा तो भी आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैंने अभी बताया खेल होगा तो उसमें जातिवाचक, लेकिन यदि किसी खेल विशेष का नाम आ गया तो उसमें व्यक्तिवाचक, लेकिन मिठाई में ऐसा नहीं होगा। मिठास में भाववाचक और मिठाई में जातिवाचक, और किसी मिठाई विशेष का नाम आ गया उसमें भी आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। यानी कि मिठाई विशेष का नाम, कोई भी मिठाई का नाम है पर्सनली, उसमें भी आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इसका आंसर देखिए, कौन सा शब्द है उसमें समूहवाचक संज्ञा है? तो मिठास में तो वैसे नहीं होगा, सोना में भी नहीं होगा, तो क्या होगा? सभा जो शब्द है उसमें आपकी समूहवाचक संज्ञा है। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, राम घर गया, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। पहला आपका ऑप्शन है राम ने घर जाकर माँ को देखा, दूसरा आपका ऑप्शन है राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, तीसरा आपका ऑप्शन है राम घर गया और उसने माँ को देखा, 4 नंबर आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो संयुक्त वाक्य होते कैसे हैं? जब दो वाक्य आपस में मिलते हैं, जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो उसमें एक ही जो बनता है। देखिए जैसे राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये आपका सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। क्यों? देखिए इसमें कोई दो वाक्यों का कोई रोल नहीं होता, इसमें देखो दो क्रियाएं हो रही है। इसलिए पहले घर गया, फिर उसने माँ को देखा, घर पहुंचा तभी तो माँ को देखा ना, तो राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो आपका साधारण वाक्य हो गया। दूसरा आपका है राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, ये भी गलत है। तीसरा आपका ऑप्शन है राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है घोर तप करना,
दूसरा आपका ऑप्शन है कठोर परिश्रम करना, तीसरा आपका ऑप्शन है दृढ़ प्रतिज्ञा करना, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है उद्देश्य को प्राप्त करना। तो आंसर बताइए फटाफट। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, पहला आपका ऑप्शन है घोर तप करना, दूसरा आपका ऑप्शन है कठोर परिश्रम करना, तीसरा आपका ऑप्शन है दृढ़ प्रतिज्ञा करना, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है उद्देश्य को प्राप्त करना। तो इसका आंसर क्या होगा? कठोर परिश्रम करना। जैसे कि अभी आपके एग्जाम के 30-40 दिन बचे हैं, आप भी अभी क्या कर रहे हो? समुद्र मंथन कर रहे हो, क्या? कठोर परिश्रम कर रहे हो। चलिए अगला आपका ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। देखिए वोकैब वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। देखिए ग्रामर है, आपकी जो व्याकरण की ग्रामर है हिंदी की, उसमें जो टॉपिक है जैसे संधि हो गया, समास हो गया, आपका उपसर्ग हो गया, पढ़ते हैं, ये जो ऐसे टॉपिक है वे तो आपको समझने पड़ेंगे, और वोकैब है वो आपको रटनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लेवल के हैं। बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी आपको अलग से क्लास में मिल जाएंगे, लेकिन ये क्लास आपकी स्पेशली सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन आपका, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। पहला आपका ऑप्शन है सिर झुकाना, दूसरा आपका ऑप्शन है सिर उठाना, तीसरा आपका ऑप्शन है सिर कटाना, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है सिर चढ़ाना। तो आंसर बताइए फटाफट। विरोध करना का सही मुहावरा का अर्थ होता है सिर उठाना। सिर उठाना, यह आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए सिर झुकाना, सिर झुकाना मतलब तो झुक गया तो क्या ही विरोध करेगा। दूसरा आपका ऑप्शन है सिर उठाना यानी कि विरोध करना। सिर कटाना और सिर चढ़ाना है वो आपके गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। प्राण प्रिया का समानार्थी शब्द बताइए। पहला आपका ऑप्शन है सहचरी, दूसरा आपका ऑप्शन है संगीनी, तीसरा आपका ऑप्शन है प्रेमिका, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है अर्धांगिनी। तो बताइए आंसर। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्धांगिनी है वो प्राण प्रिया का सही समानार्थी अर्थ है, शब्द है। देखिए प्राण प्रिया शब्द की बात करते हैं। प्राण प्रिया जो शब्द है उसमें समास की बात करें तो देखिए प्राणों के जो सम्मान है, प्राणों के सम्मान प्रिय, प्राणों के सम्मान प्रिय यानी कि समास कौन सा हो गया आपका? कर्मधारय। ये सम्मान यानी कि समास हो गया आपका कर्मधारय। प्राण प्रिया यानी कि प्राणों के सम्मान जो प्रिय है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी। अगला आपका क्वेश्चन है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए, यानी कि तरुण का ऑपोजिट विलोम शब्द बताना है। पहला आपका ऑप्शन है मंद, दूसरा आपका ऑप्शन है वृद्ध, तीसरा आपका ऑप्शन है सुस्त, और 4 नंबर आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तरुण का विपरीतार्थक शब्द। देखिए मंद है, पहला आपका ऑप्शन है मंद, तो मंद शब्द का विलोम होगा तीव्र, मंद का होगा तीव्र। और तरुण जो शब्द है, तरुण का अर्थ होता है युवा, तरुण का अर्थ होता है युवा, तो युवा यानी कि इसका विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट है। तीसरा ऑप्शन आपका सुस्त, सुस्त होता है ढीला ढाला, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फुर्तीला। ऑप्शन हो जाएगा आपका फुर्तीला, फुर्तीला। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। तरुण का विलोम हो जाएगा वृद्ध, सुस्त का हो जाएगा फुर्तीला, और मंद का हो जाएगा तीव्र। इसी प्रकार से अथय का होता है इति, अथय का विलोम होता है इति। आकर्षण का आपका विलोम होता है विकर्षण, आकर्षण का आपका विलोम होता है विकर्षण, विकर्षण। उन्मुख का आपका विलोम होता है विमुख, उन्मुख का आपका विलोम होता है विमुख। और अभी अभी मैंने बताया था श्री गणेश का आपका होता है इतिश्री, इतिश्री। देखिए तो तरुण का क्या हो जाएगा? वृद्ध।
लास्ट आपका क्वेश्चन है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला आपका ऑप्शन है कुमुदिनी, दूसरा आपका ऑप्शन है कुमुदिनी, तीसरा आपका ऑप्शन है कुमुदनी और 4 नंबर आपका ऑप्शन है कुमदुनी। ये आपका क्वेश्चन है वो शब्द शुद्धि से लिया गया है। वो कैब से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, ये भी आपका एग्जाम में पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कुमुदुनी शब्द लिखा कैसे जाता है, कु भी छोटा आता है इसमें, मु भी छोटा आता है, दी भी छोटा आता है और नी आपका क्या आता है, बड़ा आता है। जैसे देखिए इसके अलावा ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है इसमें। इनके अलावा बात करें, देखिए सरोजिनी जो शब्द है वो अपन लिखते हैं सरोजनी, सरोजनी शब्द नहीं होता है, सरोजनी नाम से कोई शब्द नहीं होता है व्याकरण में। तो देखिए सरोजनी का सही रूप क्या होगा, सरोजिनी, सरोजिनी। इसके अलावा अपन लिखते हैं, एक तो होता है प्रदर्शनी होता है, एक होता है प्रदर्शनी होता है और एक होता है आपका प्रियदर्शनी, प्रियदर्शिनी होता है वो। ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं। त्योहार में आपकी एक मात्रा आती है, ये भी ध्यान रखना है। श्रृंगार में है वो श्रृंगार आता है ना कि श्रृंगार, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिष्टान वगैरह अभ्यारण वगैरह वो कल मैंने आपको बता दिए थे। तो देखिए ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं आज। ये आपकी चौथी क्लास है। अगर संधि या समास का कोई सी भी जो टॉपिक का थोड़ा सा यदि बेसिक अगर आपको देखना है, देखिए संधि के क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया संधि को। अब तो आंसर संधि वाले आप ही करोगे सारे। पहले वाले वीडियो में मैंने बेसिक बता दिया था उसका। तो आज आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं। 4 नंबर क्लास थी आपकी। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास आपकी 8 बजे से मैथ की रहेगी, 9 बजे से आपकी हरीश सर है वो लाइव लेने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।